दोस्तों, एक बहुत मैजिकल पोएटिक सेशन के बाद हम एक बहुत रेलिवेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं. दिस इज़ अबाउट रेलिवेंस ऑफ ट्रांसलेटेड वर्सेस. रेलिवेंस ऑफ ट्रांसलेटेड वर्सेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस हैं. अगर किसी को बंगाली आती है और मराठी नहीं आती, मराठी आती है और कन्नड़ नहीं आता, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस का फ्लेवर और लिटरेचर हम तक पहुंच नहीं पाता. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ट्रांसलेशन करें. मैं आज जो कुछ भी बनी हूँ, ट्रांसलेटेड चीज़ें पढ़ के बनी हूँ. मैं बहुत छोटी थी और मुझे बहुत सारी बंगाली लिटरेचर को हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ने का मौका मिला. मेरे घर में बहुत किताबें थी और हर दिन मेरे फादर और किताबें खरीद के मंगाते रहते थे. अगर दुकान से नहीं मिलती थी तो पार्सल से किताबें आती थी, और उन किताबों के माध्यम से मैंने ट्रांसलेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, मतलब पूरा विमल मित्र, सबका साहित्य पढ़ा. अगर मैं रशियन लिटरेचर को हिंदी में नहीं मुझे मिलता या इंग्लिश में नहीं मिलता तो हम महरूम होते. ऐसा लिटरेचर जो दूसरी भाषा का या दूसरी विदेशी भाषा का है वो हम तक नहीं पहुंच सकता अगर कुछ लोग अपने ऊपर ट्रांसलेशन करने की जिम्मेदारी ना ले लें. किसी ने तो किया होगा, जिसको पढ़कर आज आपके सामने बोलने की औकात पैदा हुई है. तो मैं उन सारे लोगों को याद करते हुए राधा से कहूँगी कि इस सेशन को स्टार्ट करें. एक उसके ट्रांसलेशन की रेलिवेंस ये है, मैं राधा को एज अ पोएट भी जानती हूँ और एज अ इनकी कई किताबों के लॉन्चेस में मैं गई हूँ. चूँकि घर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के पास है और अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों के हर बुक लॉन्च पे ज़रूर जाती हूँ. तब मुझे पता चला कि राधा कितना काम कर रही हैं, चाहे वो टैगोर हो या काजी नजरुल इस्लाम साहब हों या और बहुत सारे लोग हों. तो मैं राधा से कहूँगी कि इस सेशन को स्टार्ट करें. उसके बाद माला की एक किताब जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है इनके सारे खासम खास दोस्तों ने, जिसमें मैं नहीं हूँ. इसने मुझसे कुछ भी ट्रांसलेट नहीं कराया. खैर, आगे मौके आएंगे तो उनके ट्रांसलेटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो फिर पढ़ेंगे. फिर मैं कुछ अपने दोस्तों की कविताएं जो मैंने दूसरी भाषाओं से अनुवाद किया है वो आपको सुनाऊंगी. सेशन इंटरेस्टिंग ही रहेगा और मैजिकल ही रहेगा, मैं ऐसा सोचती हूँ. तो शुरू करते हैं. राधा, आप प्लीज़ आएँ. Thank you, Sangeeta, for putting me here again a second time in this lovely, very comfortable space. I just feel so comfortable with everyone here. And it's like a conversation and not like a very formal occasion, which is what tends to happen in places like other places. I won't name them. But I've been asked to introduce the session by making some reflections on the practice of translation and why it's important and so on. And I've also been asked to read one of my own translations before inviting others to read their work for us. Because if you're talking about translation, then just the theory is not enough. I think we need to listen across languages to understand what we are saying here about translation. Now, already the most important point has been made by Sangeeta, about the fact that we are in a multilingual culture. Because, for instance, I was on a translation session on an international panel where one of the panelists was from Germany. And he said that in my country, everybody is monolingual. We have one language. And he says, but I translate from German into English. And then everyone says, who are you translating for? And then it struck me that for us, that question doesn't arise because, first of all, I think we translate for each other. If you look at the number of languages we have in this room, I think it will be amazing, you know. And so having this person, you know, on the same panel, I realized the whole spectrum of different cultural configurations and contexts within which translation happens.
And it happens even in a monolingual culture. It's very interesting. And he said, most of my translations, my readership is abroad. I don't have a readership in my own country. I cannot imagine a more different scenario from our own, where I think we need to be each other's first readers of our own translations from our own languages, because we don't understand each other without translation. We can't understand each other without translation. And I think we exist in translation 24 hours of the day because of our everyday interactions with people. But today here we are talking about literary translation. So I'll focus a little more on that and say that the same thing applies, that our literature, our heritage is so diverse that without translation, we cannot imagine how texts would travel, stories would travel across geographical spaces, but also over time. And if today we are reading our classics, most of us are not reading them in the original. We are reading them in translations, but somehow we miss that fact. And we don't focus on the fact that we are mostly reading translated texts when we are looking at our earlier texts. And the second point, apart from being a multilingual culture, is that translation is not just moving a text from one language into another. It's actually an act of reaching out. It is a mode of cultural dialogue and connectivity. It's a kind of conversation across texts and across people. So we should not think of it as a mechanical transfer which is merely linguistic, because what comes into it are nuances that are historical, cultural, geographical, and psychological. And I will say towards the end that it's emotional also. Because when we talk literature, we are talking about a certain kind of writing which somehow displaces language from our everyday speech. The language of literary writing, even when we are using colloquial language to create dialogues, which we put in the mouths of our characters. But it's a kind of made-up language, which is as if a real person is speaking. And therefore, something very important in translation, in literary translation, one of the cruxes is translating style. As someone who has translated earlier writers like Tagore, Bankim, and Qazi Nazrul Islam, but more than 20 living writers from India and Bangladesh, from Bangla into English, I can say that getting the voice and the style of a literary text has much more to do with emotions, psychology, than with simple linguistic competence. You can be academically very good at a language and still not get the soul of a book. Yes. So this is something I keep in mind when I translate. It's something I face all the time. The question of literary language, how do you translate style across from one language and culture to another? Another thing that comes through is, as a question, is what do you do when the grammar and syntax of your target language is totally different from the grammar and sentence structure and syntax of the original? How do you keep the word order? My answer is you don't have to. I think there are no rules here, no formulae, but I feel that perhaps it is more important that you want the translated text to have the same effect on the reader that the original does. And you find your own strategies to make that happen. And simply literally following the text doesn't happen. So these are some of the ways in which translation is a joy but also a challenge. And for these reasons, I insist always that translation, which is often seen as secondary to creative writing and as somehow just an exercise that is devalued most of the time, I insist always that translation too is its own kind of creative writing. I feel that it demands great creativity on the part of the translator in order to translate somebody else's work, so within those constraints, to communicate that to an unknown reader. And very often when we translate into English, we're translating for multiple readerships within our own country and abroad. So how much of cultural
terms do we translate, how much do we leave untranslated, leave to the imagination of the reader. These are very critical and careful choices that every translator confronts. So these are just some questions I wanted to raise. I won't take up more time. I'll read one poem of mine in translation, and then we can hear the voices of other practicing translators. I will read one of my own translations, then I will read a poem of mine written in English and request Rekha to read her wonderful Hindi translation. Anamika has also translated several of my poems into Hindi. It's an honor to have them here because they have transformed the poems in the process of translation. So it's great to have you all here in the audience. I'll read one translation of mine. I was going to read a different one, but Rekha says I should read the Sita poem in English, which she has translated. So I will read my translation from the Chandravati Ramayana, a medieval version of the Ramayana written by a woman in Bengali, and it's a woman-centered Ramayana. It's focused on Sita, and my translation is of a song sung by the trees when Sita is going to head for banishment into the forest. She's been banished into the forest by Ram, and the trees are grieving. Nature is grieving at her plight. And this song is what I've translated, and you will see how, on the one hand, it's a very modern text. It's a woman-centered feminist text. But because I'm translating an older text, I've also kept a slightly archaic style. You know, it's the language of that text is, the content is modern, but the language is not of our times. So this is from the Chandravati Ramayana. Flow gently, O Sarayu, today. Sita, monarch's daughter, Ram's wife, will be banished to the forest by Raghumani Ram. Rise not, O sun. Hide your face in the clouds. See not the sorrow of Sita, accursed since birth. Blow not, O Pavan, god of the breeze. Can you bear the burden of this innocent's grief? Oh, the sky weeps and the wind weeps too. The river waters weep today. The stars in the sky are weeping as the night draws to an end. Oh, to what land will Sita go? Alas, in whose house will she live? Sarayu, flow gently today. So this poem is about Sita's Agni Pariksha, and it's called Walking Through the Flames. Walking through the flames, she emerged unsinged, and yet, surely, Sita felt scorched within by the burning shame of being put through the test, ordeal by fire, before the gaze of countless judging eyes, appraising her purity. Outwardly unscathed, she survived, yet surely something snapped in Sita's heart that day. Her faith in faithfulness burned to ashes by those accusing tongues of flame. When one day Sita called upon the earth to open up and swallow her, surely something should have changed for us forever. After such bitterness, surely the world felt some shame. Surely things could never be the same again afterwards. And yet. Good evening, everyone. And as Radha said, I call the process of translation Jugalbandi, where two artists try to challenge each other. So my book is also titled Jugalbandi. I read the translation of the poem just read. आग की लपटों के बीच चलते हुए. आग की लपटों के बीच से गुजरकर वह निकल आई बाहर बिना झुलसे, और फिर महसूस हुई उसे भीतर की वह झुलस, जलती शर्म की ज्वाला, अग्नि परीक्षा में धकेल दिया जाना
उन असंख्य नज़रों के बीच जो तय करेंगी पवित्रता उसकी। बाहर वह बच गई सकुशल, पर निश्चय ही सीता के दिल में चटक गया था कुछ उस दिन। जल गया था सतीत्व में उसका विश्वास, राख हो गया उन आरोप लगाती जिह्वाओं की अग्नि में। जब एक दिन सीता ने धरती का आह्वान किया कि खुल जाए, निगल जाए उसे, तब निश्चय हमारे लिए कुछ बदलना चाहिए था। इतनी कड़वाहट के बाद निश्चय ही संसार को कुछ लाज लगी होती। निश्चय ही फिर से सब वैसा ही कैसे हो सकता है, और उसके बाद भी और फिर भी। Thank you very much, Sangeeta, for putting this session together. And Radha, thank you very much for these very significant remarks. And I'm going to pick on some of those ideas, particularly when you mentioned about the assumed hierarchy that exists in the literary world between the creative writer and the translator. I would add to it that in the circumstances in which I passed most of my life, which is 45 years plus in Delhi University, there was yet another feature in that hierarchy, and that was academic writing. And academic writing was somehow said to be the duty of a university professor. And therefore, my creative writing, what little I have been able to do, has only been after retirement. And when my book of poems, Mandalas of Time, came out in 2023, it took me by surprise more than anyone else. And certainly many of my friends, my colleagues, turned around and said, "Didn't know you write poetry." I said, "I didn't know either." Because poetry just came in spurts of energy. It came in at times of pain and suffering more than anything else. I never conceptualized it as a book. It's not that I didn't have access to other languages. And Anamika, I remember years and years ago, told me, "Maladi, you got to translate from Hindi to English." I've grown up in a Hindi-speaking university and place, Jaipur. So my Hindi is perfectly all right. And Translated Renu. yes, she brought Renu, and I said, "Are you mad? I will never be able to do this." She said, "Yes, you can." Wonderful job. And then, so I translated Fareshwarnath Renu, which is a book to be coming out soon. I translated Subhadra Kumari Chauhan for somebody else. But these were like isolated incidents. And as Radha was saying, somehow the focus went towards academic writing, where there was this, it was linked to what I was doing as a daytime job. And I didn't pay much attention to my nighttime inspiration, which was poetry, till that frame gets altered when you retire. And when Mandalas came out, well, first I didn't tell anyone that I was even finding these little pieces of paper here and there, and I put it together. Then I literally confessed to one or two people and said, I'm just going to have, everybody's going to laugh about it. And I said, how does it matter at this time if anybody reads, doesn't read, laughs, doesn't laugh, publishes, doesn't publish? How does it matter? And to my absolute and utter surprise and joy, the book has had a dream run much better than all those terrible academic books that I felt compelled to produce during my career. And then what happened, since this is about translation, this amazing experiment which has also succeeded. And again, I'm grateful to Anamika and to Alka and to Suman Kesri for putting this idea together, because we have a group that occasionally meets. And one day Suman Kesri, who has a YouTube channel called Katha Nati, just rang me up and said, "Mala, I want some of your poems for my program. I want to do a half-an-hour speech and description of your poetry, but मुझे हिंदी में चाहिए." I said, "हिंदी में तो है नहीं." So she said, "What do you mean हिंदी में नहीं है?" I said, "नहीं है, मैंने अंग्रेजी में लिखी है, हिंदी में नहीं है मेरे पास एक भी पोएम." कहती, "तो फिर करवा लो." That was a simple statement. "तो फिर करवा लो." फिर मैं सोचने लगी, मैंने कहा, अनामिका ने कहा था कि दीदी मैं आपकी थोड़ी पोएम्स शायद मैं देख के ट्रांसलेट कर पाऊँ. फिर मैंने अनामिका को फ़ोन करा, कहती हाँ मैंने दीदी करे तो हैं दो. फिर मुझे रेखा की याद आई.
मैंने कहा रेखा ने भी मुझे पूछा था, तो मैंने रेखा को फ़ोन किया, रेखा ने कहा हाँ मैंने 5 तो कर दिए हैं और मेरी किताब जुगलबंदी में वो छप भी जाएंगी। फिर मैंने अलका को कहा, अलका ने कहा मैं तो बीच बीच में करती रहती हूँ आपकी पोइट्री। मैंने कहा तो फिर सुमन केसरी का तो काम निकल गया। But then the lovely part of it was that Alka and Anamika got together and they hatched a plan to say that friends will get together and do the whole book. But instead of the tone of the translator, Radha was saying that it's very difficult to convey the tone of the translator. I said, don't want any of my tone to be there. I want your tone to be there. So you pick up whatever poem you want to translate and do what you like with it. But of course, somebody has to coordinate, which Alka very, very gently, thoughtfully, and efficiently did. And Seema Jain came forth and voluntarily did excellent copy editing, all the cleaning up that has to be done for a publisher. And she was also one of the translators. But I said, don't ask me who's going to translate what. Let them choose what they want to translate. And when she started sending me the poems, I said, these are better than the original. Honestly, they're better than the original. And now when I look at Mandal Dhwani, and even this name was given by Seema, because we kept thinking about what to title to give it. And I told Havakal, I said it mustn't look anything like the English book. The size should be different, the design cover should be different, and it should have a unique name, should not be like a literal translation. And then with all the options that came from various sources, and Seema was copy editing the book over and over and over again, as is always happens with publishers, suddenly this Mandal Dhwani emerged, and we thought this was just the right thing. And when it was launched at the Jaipur Book Festival, I must say it was a very moving moment, because the publishers who are Bengalis, I'm a fake Bengali, but nevertheless fake in the sense as Bengali blood but brought up in Rajasthan, तो कुछ वो mix हो गया. So they showed up like dressed in absolutely beautiful dhoti, kurta of this traditional Bengali style and with a shank. And the whole session began, Seema was there for the JLF, the session began with the absolutely sacred sounds of the shank, and it happened to be Basant Panchami that day. Yes. So that's the story. One postscript I want to add, when it came to the distribution of the poems, I had one request to Alka Tyagi. I said, जयपुर की जो कविता है वो जयपुर वालों को दे दो, और बंगाल की जो कविता है वो बंगालियों को दे दो, बंगाल वालों को दे दो, और बाकी जो दिल्ली में या आसपास के जिनको भी तुम्हें लगता है कि वो ट्रस्ट करके दे सकते हो और जो करने को तैयार हो. और उसने कहा मैं तो 2 महीने में कर दूँगी. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. So it's really lovely because at the JLF, the Jaipur song on Shila Devi of Amber, the Jaipur poem was not only did Tripti Pandey, who was a very well-known figure there, she had done the translation. So she read the Hindi translation, but she also sang the Marwari song about how Shila Devi came, Layo Raja Man. So this whole thing about the multilinguality that Radha mentioned goes into a text, even if it is a so-called monolingual English Mandalas of Time or a Hindi translation, because the other languages are embedded in its story. So I'm going to stop here, and I'm very, very fortunate that at least 3 of the translators are here. Anamika, Seema, Rekha, anybody else? And so please, मत देखो मेरे से तुमने ट्रांसलेट नहीं कराया. अर्धनारीश्वर अविभेद्य है यह इकाई. पार्वती महादेव आपस में गुथे हुए सदा के लिए. स्त्री पुरुष हैं ही अवलंब एक दूसरे के. अंतर नहीं तो उनमें वृत्तियाँ एक दूसरे की. आभरण और आभूषण सज्जित वह कोमल वामांग. पौरुष प्रखर दाहिनांग विस्तारित
तनी त्वचा पर, साझा नियत का गहन दर्शन, कौशल से अभिव्यक्त शक्ति और शालीनता के प्रतीकों में द्विधाग्रस्त लिंग विभाजन के परे आभास है शाश्वत सत्य का केवल संतों को, मूर्तिकारों को, कथावाचकों को। सत्व रूप के पार जाता है अक्सर। स्त्रीत्व पौरुष है एक ही सिक्के के दो पहलू, शब्द एक उलट बांसियों में पढ़े जाते अलग अलग, एक दूसरे में प्रतिबिंबित। वैसे तो है द्वैत माया ही, सृष्टि में है लीन एक ही अर्धनारीश्वर, जो स्त्री है पुरुष भी। सीता की रसोई। मातृत्व आह्वान है न्याय क्या, कोई नहीं आँखों का तारा विशेष प्यारा। सीता ही की ही है रसोईया, गरम तवा पत्थर ही, नाच रही हैं जिस पर आकी बाकी बेली रोटियां, चिपटी पतली पतली झूर झूर सिकी हुई। अब सब एक एक टुकड़ा ले लो, नन्हे भाखा तुम भी ले लो। ध्यान रहे सबका हिस्सा हो बराबर, न एक कतरा इधर न उधर। क्या बोले? टेढ़ी मेढ़ी रोटियों का बराबर बराबर हिस्सा कैसे? गणित विदों की यह पहेली। परेशान पिता गुरु पंडित, बाकुल किनारों का सम्यक बंटवारा सधे कैसे? एक परिपूर्ण उदार माँ का आदेश है यह। कहीं और जन्मे हे मेरे मानस पुत्र मेरे, रीति नीति ढूंढो तुम किन्हीं पुराने शास्त्रों में। इस बाकुल के बंटवारे का कोई पूर्वाग्रह नहीं, न कोई उल्लंघन, न ही बर्बादी। भोजन ही एकात्म करता है मनुज मात्र को। तो मैं एक अलग कविता ले रही हूँ, छुटकारा। शीर्षक है एस्केप, इंग्लिश में छुटकारा। एक बनावटी घर की विषैली हवा करीबन 4 सप्ताह के अंदर बार बार दम घोटू हो जाती है। बेमौसम, पर फिर भी कितना पूर्वानुमानित है यह, एक निश्चित ढर्रे के अनुरूप। वह घर छोड़कर जाती है लेकिन जा नहीं पाती। सामान पैक करती है, चली जाती है। उपेक्षा की पीड़ा एक अंधेरे कमरे में सिमटी हुई, उसे बेधड़क नियंत्रित करने वाली शक्तियों के हाथों वह गूंगी बनी हुई। फिर वह लौट आती है, सूटकेस का सामान बाहर निकाल दिल पर ताला जड़ लेती है। कपड़े धुलाई के लिए भेजती है, खाली सूटकेस को ऊपर के शेल्फ पर रखती है, मगर उसकी आत्मा छटपटाती है अगली बार छुटकारा पाने के लिए। आई रियली लव दिस पोएम। पैदल पार पथ। रेलिंग के ऊपर से झांकते हुए मैं देखती हूँ एक घुमावदार रास्ता जंगल में ओझल होता हुआ। वह मेरा रास्ता है, मैं कहती हूँ, और घर के सुरक्षित प्रांगण से कहीं दूर भटक जाती हूँ। सूरज आकर्षित करती हुई अनचिन्ही राहें बनाता है, मार्ग प्रशस्त करता है जहाँ पहले मार्ग था ही नहीं। चिन्ह टिमटिमाते हैं, बदलते हैं, विलीन हो जाते हैं भ्रामक स्वरूपों में, प्रतिपल बदलते हुए, पल पल बदलते हुए।
मेरे मन की अस्थिरता के अनुरूप, और मैं कदम बढ़ाए जाती हूँ इन आड़ी तिरछी राहों पर, अनजानी मगर मुझे पुकारती सी, अक्सर अंधेरी पर कभी कभी रोशनी में, सूरज की रोशनी में झिलमिलाती। ये ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आता कि मैं वहाँ क्यों हूँ या मेरी मंजिल क्या है। इतना काफ़ी है कि मैंने एक रास्ता ढूंढा, किसी और का ही सही, पर मैंने सोच समझकर स्वयं को उस पर चलते पाया। इस कविता का अंग्रेज़ी शीर्षक है होमलेस, लेकिन मैंने उसे हिंदी में किया घर बेघर। क्या बात है। कोई जगह नहीं जो शांति का संकेत देती हो, नहीं कोई भी जगह जो हो मौन प्रशांत। दसियों बरस से रहते आए जहाँ वह घर नहीं है, एक जेल है जिसकी दीवारें दिखती नहीं हैं। हथकड़ियों से भी बदतर बंदिशों के शिकंजे हैं हर तरफ। सभी छोटे बड़े लोग बरसों के साथ के बावजूद अजनबी हैं एक दूसरे के लिए। गांव का छप्पर वाला घर जिसे पीछे छोड़ आए बहुत दूर सा लगता है, रहस्यमय, असंभव, शून्य। मेरी स्वप्न शून्य नींद की आश्वस्ति तुम ही हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन हुआ है। एक और कविता है कश्मीर वन मॉर्निंग, कश्मीर एक सुबह। चिनार के दरख्तों के नीचे गांधी का ख्याल पत्थरबाजों पर भी एक छाया सी डाल देता है। उनकी बाहें रुक जाती हैं अधगति के बीच ही, जैसे रोक दिया हो उन्हें उस संत के प्रभाव ने जिसने सदा हिंसा को अस्वीकार किया। एक युवक खड़ा है, तीर सताना शरीर लिए वहाँ, उठी हुई मुट्ठी में संभाले चट्टान का वह टुकड़ा जो बरसों से चकनाचूर हो रहे पत्थर की मानिंद लहू की बूंद सा बिखरा है लाल चौक पर। छायाओं से फुसफुसाता है कोई, हे राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटी सी राधा की एक कविता और, ये भी बहुत छोटी सी कविता है, पूल्स ऑफ साइलेंस, खामोशी का जमघट। खामोशी इकट्ठी हो जाती है हमारे इर्द गिर्द जैसे खामोश पानी, जिसमें डूबे हुए शब्द ठहरे हैं पानी में डूबे पत्थर हों जैसे। उनकी परछाइयों सी आकृतियाँ चेहरे पर अजीब से पैटर्न रचती, हरितिमा की गहराइयों से ऊपर उठ करती हैं आपका स्वागत। पारदर्शी ऐसी कि लगभग अपारदर्शी, खींचती हैं अपनी ओर। आप भूल ही जाएं वह मैं हूँ, तुम या कोई और। क्या बात है। इतनी अच्छी चीज़ें पढ़ी जा रही हैं कि अपने में वापस लौटना मुश्किल हो जा रहा है। या तो आदमी प्रोग्राम को कंडक्ट कर ले, या सुन ले, या पढ़ ले। तीनों चीज़ एक साथ करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ऐसा है, बिफोर आई रीड द ट्रांसलेशन विच आई हैव डन, let me tell you, I have 3 very close friends. One is a Hungarian poet, István Turgyi. The other one is a Hebrew poet, Zmira. And the third one is the Polish poet, Kristina. All three of them are my very, very close friends. हम लोग एक साथ बहुत बार बैठ के पोइट्री सुनते और सुनाते हैं. So as luck could have it, in 2019, just before COVID, we had a World Congress in Bhubaneswar, and we were reading poetry, each one, on different dates, but everybody was attending everything. So István went to another friend who is from South Africa. He told, I want Sangeeta Gupta to translate my poems in Hindi. We said, not possible.
She is so busy into so many things. She's not a translator, she's a prolific poet, she would not translate. He said, it's a challenge. If you are my true friend, you will make her translate. So Jacob was blackmailed by Istvan, and then Jacob, in the process, blackmailed me. He said, if you are my true friend, you will do translation of Istvan's work. He's the national poet of Hungary, and you can't say no. He wants, it is his bucket list wish, and you can't be breaking his heart as well as my heart. So I was trapped. And then I decided to translate some of Istvan's poem. But then when I started doing it, I said, because I already do so many multitasking, like so much is happening in my life. But I was also trapped to become a translator. So this is the book. Istvan's 55 poems I translated. And not only that, उसकी इंग्लिश पोएम्स जो उसने हंगेरियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, उसको साइड में लगा के एक बाइलिंगुअल बुक बनाया. इस बुक की सारे जो ड्राइंग और डिस्प्ले के लिए जो भी बुक का लेड आउट है, उसमें मैंने खुद अपनी पेंटिंग के साथ एलिमेंट्स डाल के जरूर ये इट्स अ ब्यूटिफुल बुक. एंड व्हेन वी वेंट टू रोम फॉर द नेक्स्ट कांग्रेस, ईस्टवान डिड नॉट टेल मी. चुपचाप उसने मेरी एक इंग्लिश बुक है एंड्स अ बिगनिंग, उसको ट्रांसलेट किया था. एंड उसने एक कॉपी बनाई. उसने कहा कि डू यू थिंक आई एम अ चीटर, आई विल ओनली गेट माई बुक ट्रांसलेटेड. आई हैव ट्रांसलेटेड योर बुक. अभी मुझे उसकी एक बहुत अच्छी बातें करता है, ऐसे ही फुसलाता है. उसने ये कहा कि मैंने लिखा, उसको भेजा कि आई एम द ऑथर ऑफ दिस मंथ इन सेतु. ही सेड फॉर मी यू आर द ऑथर ऑफ द ईयर. हमने कहा नॉट अगेन, यू वांट मी टू ट्रांसलेट सम मोर पोएम्स. सो दे आर लवली फ्रेंड्स. आई वुड से आई एम अ कोर आर्टिस्ट. आई गिव मोर टाइम टू आर्ट, but still my best friends are poets. I don't know how it happens, but it has happened. Christina again is a Polish poet. I met her in the Congress, and before I could, even think of translating her poems, she translated many of my poems from English to Polish and sent it to the best magazine there, and they were all published. So ऐसे दोस्त हैं जिनका ट्रांसलेशन किए बिना आप रह नहीं सकते हो. Zamira recently had her exhibition. You were here, no? So Anu was there. She translated some of my poems, and I did her exhibition. She's a artist poet. So I translated some of her poems. तो मैं क्या करूँगी, मैं तीनों लोगों की, so that you have a flavor of, सबकी imagery अलग है. So I will read 2 poems each. मैं 2 छोटी छोटी पोएम्स, ईस्टवान बहुत लंबी लंबी लिखता है, मगर मैं खोज के 2 छोटी पढ़ दूँगी और 2 क्रिस्टीना की पढ़ूँगी, बिकॉज क्रिस्टीना जेसुफ में रहती है. जेसुफ इज़ द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन. द एयरपोर्ट ऑफ जेसुफ इज़ यूज टू कैरी वेपन्स फ्रॉम US टू यूक्रेन. तो वो मुझे दिखाने भी ले गया. रिसेंटली आई वॉज देयर. सो उसने युद्ध के ऊपर एक पोएम लिखा है. बहुत ही अलग अलग तरीके की पोएम्स हैं. मैं तीनों दोस्तों की 2-2 कविताएं पढ़ देती हूँ आपके सामने. सबसे पहले ईस्टवान की पढ़ती हूँ. इसकी बुक का इसका है इफ़ ओनली यू वर हियर. तो मैंने उसको ट्रांसलेट ऐसे किया, काश बस तुम यहाँ होती. तो इसकी 2 छोटी कविताएं आप लोगों को सुनाती हूँ. मैं उसका इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़ रही हूँ, समय का भी अभाव है, और आप ऐसे सुनो जैसे फिर पता चलेगा कि ट्रांसलेशन ठीक हुआ भी है कि नहीं, पोइट्री बनी भी है कि नहीं. एक आवाज़. तारों भरी रात में साए सी पैनी, धार धार आवाज़ ठहरी हुई, सुनहरी फुसफुसाहटों को चीरती पूछती है, मुझे बताओ तुम किन कवियों को पढ़ते हो, और मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कौन हो. मुझे बताओ तुम किन कवियों को का करते हो सम्मान, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कौन हो. उन असह्य दिनों की अपने आसक्त दादा की छाया दिखती है मुझे,
जब सारे पार्क मुरझाए बूझे होते हैं, हमारे पास सिर्फ हमारी किताबें थी जो हमें ठंड के उस पार ले जा सकती थी। मुझे बताओ, तुम किन कवियों को पढ़ते हो? तुम किन कवियों के इर्द गिर्द घूमते हो? मैं तुम्हें बता दूंगा तुम क्या बनोगे। एक और उसकी कविता है, एक गिरजाघर खुलता है दिल में, एक घर जो भूख और प्यास खत्म करता है। एक आगंतुक आता है तुम्हें उठाने, किलो की ज़रूरत नहीं, सिरका कहता बारे सूखे आंसू से, सिर्फ आभारी घुटनों के बल, मत झुको बस सुस्ताओ। दुख घना जैसे सुगंध, अदृश्य पंछी देखते निशान भित्ति चित्र के, मौन की दीवारों पर रिक्त स्थान को गरमाने टटोलते नए शब्दों को। एक गिरजाघर खुलता है दिल में, अगर जो भी उसके बाद बचा रहता है वह शेष रहता है। मैं समझती हूँ कि जो युद्ध के बिल्कुल करीब है, जो यूक्रेन और वहाँ से आसपास गुजरता रहता है, उसकी मैं कैसे बताऊँ कि वो युद्ध कविता मुझे कैसे उद्वेलित करती है। युद्ध, तुम दोषी हो इस पाप के, इस विनाश के, क्योंकि तुम गोली चलाते हो, क्योंकि तुम मारते हो, क्योंकि तुम मरते हो। तुम जिंदा हो, तुम दोषी हो, तुम भागते रहो, तुम नहीं भागते, पनाह खोजते हो या बस बैठे रहते हो बाक की धुन में खोए हुए। जो भी मिलता है उसे थाम लेते हो। बच्चा, बिल्ली, कुत्ता, भागते हो बेतहाशा पूरे मैदान को समेटे। कुछ कर नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। तुम दोषी हो, तुम्हारी पीठ पर टंगा है एक पाप। तुम बीमार कुत्ते का बोझ, तुम गिरते हो 3 बार, बार बार। अब बस यही कुत्ता है, वही तुम्हारा क्रूस, वही तुम्हारा शून्य। तुम कुछ नहीं देखते, तुम कुछ नहीं सुनते, मिसाइलें, जहाज, पर यह सब तो बस फिल्मों में होता है। लाल जख्म, ये तो नर्क में है। धूसर धुआं, पीली लपटें, नीली आग खिड़की के बाहर। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, यह तो बस एक धुंध है। इसी की गलती है, तुम्हारी गलती, मेरी गलती। तुम अंधे हो, दोषी हो, क्योंकि तुम लड़ते हो, क्योंकि तुम नहीं लड़ते, क्योंकि तुम रुके हो, क्योंकि तुम भाग रहे हो, क्योंकि तुम गड्ढे में छुपे हो, क्योंकि तुम अपने भीतर छुपे हो, क्योंकि तुम खतरे में हो। तुम एक नायक हो, एक डरपोक हो, एक माँ हो, एक बच्चा हो, एक सिपाही हो, एक विद्रोही हो। तुम भयानक हो, तुम सुंदर हो, तुम बेकार हो, किसी ने तुम्हें यहाँ बुलाया भी नहीं। तुम वहशी हो, दानत्व की तरह पले बढ़े। आओ मुझे गले लगाओ दानव, गले लगाओ मुझे, मरो दानव। मेरे दानव, मेरा युद्ध, मेरा अपराध नहीं, न मेरा न तुम्हारा। बस खून, बस ईश्वर, बस मनुष्य, बस अमानवीयता। किसी का नहीं, तुम्हारा, हमारा, उसका। युद्ध, अपवित्र, दोषी, दूर हटो। मैं इस तरह की पोइट्री लिखती भी नहीं हूँ, मेरा जॉनर बिल्कुल ही डिफरेंट है, पर मैंने सोचा कि यही चैलेंज है मेरे लिए। और जस्टिस एक पोएट ही दूसरे पोएट के साथ कर पाता है। मुझे ऐसा लगता है एक कवि दूसरे कवि को समझता भी है, उसकी पोइट्री को एंजॉय भी करता है, उसको आत्मसात भी करता है। हाँ, बड़ी बहुत मुझे मुश्किल हुई, मगर मैंने सोचा कि यही चैलेंज है। अपने दोस्तों का भी अगर नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। क्रिस्टीना की एक छोटी दूसरी पोएम सुनाती हूँ।
बेसमय ध्यान। इस महामारी के समय वो कहती है मैं लव पोइट्री नहीं लिख सकती हूँ, मैंने कहा मैं तो युद्ध के बारे में बिल्कुल नहीं लिख सकती हूँ। तो हमारा जॉनर बिल्कुल डिफरेंट है, बट हम एक दूसरे की पोइट्री को बहुत पसंद करते हैं। बेसमय ध्यान। इस महामारी के समय जब ढके हुए चेहरे सड़कों पर मंडराते हैं, जैसे किसी बेतुके नाटक के पात्र, जन आता है एक विलंबित ध्यान की आभा लिए। वह लाता है एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक शाही, एक नन्हा पंछी जो अपने घोंसले से गिर गया था, और अंत में वह लाता है एक मित्र, माइकल जैस्पर। माइकल थोड़ा छोटा है, पर किसी और परिस्थिति में शायद उसे भी चाहिए होता माँ का दूध, मगर अब इन लड़कों को न कोई चाह है न कोई अधिकार। वे स्वतंत्र हैं, पूर्ण, निष्प्रिय। असल में मैं ही उन्हें रचती हूँ, गूंथती हूँ यह कथा उनकी इच्छाओं की जो शायद कभी थी ही नहीं। अब मैं इसमें जोड़ूंगी स्पर्श, जिसका एहसास वे खो चुके हैं, क्योंकि स्पर्श यही है और बाकी सब बस एक धुंध में विलीन। उसका है ओवर ड्यू अटेंशन। मैं पोइट्री का थोड़ा सा बैकड्रॉप बता देती हूँ कि एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका बच्चा किसी भी पल जन्म लेने वाला है, तो वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस उसको होने वाले हैं। तो वो उस औरत की बयान है जो खुद प्रेग्नेंट है और किसी भी समय उसकी डिलीवरी होने वाली है। ऐसे किसी विषय पर लिखा भी नहीं गया होगा पहले। किसी भी पल तुम जनोगी, किसी भी पल तुम जनोगी। गोल उभरा हुआ पेट शरीर से बाहर छलक आया है, यकीन नहीं होता। आईने में दिखती यह देह क्या सच में उसी की है? हर हलचल, हर स्पंदन मानो धरती हिल रही हो, जैसे कोई उफनती नदी गहरे कुओं के ऊपर से गुजर रही हो। किसी भी पल तुम जनोगी। कैसे फटेगा यह शरीर? कैसे संभव है यह चमत्कार? महीने भर से नींद नहीं आई। आंखें टंगी हैं आकाश पर, सुन रही हैं अपने भीतर धड़कती जिंदगी को। डर पसरा है कमरों के केंद्र में, उसके दिल में। किसी भी पल तुम जनोगी। लास्ट पार्ट पढ़ती हूँ, उसके 4 पार्ट से मैं 2 पार्ट छोड़ के 4th पार्ट को पढ़ती हूँ। और एक पल में जान पाओगी, और एक पल में जान पाओगी, वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, कि जो तुम थी अब कभी नहीं होगी। भीतर जो सबसे गहरा था उसे बाहर आना ही होगा। शरीर बिफरा, टांगें घबराईं, कांपीं, एक बाढ़ उमड़ी, सब बहा ले गई। गलियारों में दौड़ते कदम, हड्डियाँ अटकी, खिसकी, जन्म द्वार खुला, गोल सिर पेट से टकराया। कोई राहत नहीं, तुम पूरी तरह जगी हुई हो, सब देख रही। वह पल सदा याद रहेगा जब तुम्हारा बेटा तुमसे विलग हुआ और एक माँ जन्मी। अब वह नहीं है, अपने हाथों में संसार लिए। एक पल कोमल, अनुग्रह और विस्मय का।